हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल 2014 में दुनिया के अखबारों में एक एजेंसी का नाम छपा जिसने इतिहास रचा था, क्योंकि वह पहली बार महज $74 मिलियन में उसने अपने मंगलयान को सफल बनाया था और महज पहले ही अटेम्प्ट में उसने क्या किया था कि मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपना ऑर्बिटर उतारा था। और यह देख के दोस्तों पूरी दुनिया हैरान थी कि कैसे एक देश जिसके बारे में अभी तक बहुत कोई नहीं जानता था और अचानक से उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, जिसे करने में नासा को कई साल लग गए, कई अटेम्प्ट उन्हें देना पड़ा, उसके बाद वो कर पाए। लेकिन वहीं पे जो संस्था थी जिसका नाम इसरो था, उसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में ये कारनामा कर दिखाया था। और दोस्तों, जो $74 मिलियन था वह इतना कम था कि उससे ज्यादा पैसे में अब तो इंडियन मूवीज भी बनने लगी थी। और दोस्तों, फिर आपको पता ही है कि इसरो ने क्या किया, चंद्रयान 3 में फिर से रोवर को वहां पर उतारा, लैंडर को उतारा। यह भी अपने आप में पहला बहुत बड़ा कीर्तिमान था कि इसरो पहला देश बन पाया जिसने यह कारनामा किया था। वो पहला देश बन पाया जिसने साउथ पोल पे ये कारनामा किया था। और आपको पता है कि इसरो ने ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं, जैसे 104 सैटेलाइट उन्होंने क्या किया था, साथ में लॉन्च किया था। ये भी अपने आप में एक क्या था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन दोस्तों, आखिर इसरो इतना ज्यादा बेहतरीन संस्था कैसे बन पाया, जबकि इंडिया में और भी संस्थाएं हैं, रिसर्च संस्थाएं हैं, लेकिन आखिर इसरो ही क्यों इतना ऊपर उभर पाया जबकि और संस्थाएं उभर नहीं पाई, जबकि इतने कम पैसे उन्हें दिए जाते थे, इतने कम पैसे दिए जाते, इसके बावजूद भी ये इतना बेहतर कैसे कर पाए, जिसमें नासा और बड़े बड़े जो देश हैं वो नहीं कर पाते हैं, जो इसरो इतने कम पैसे में इतनी एफिशिएंसी के साथ ये कर पाता था। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1963 से, या आप यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, ये अपाचे नाम का क्या है, एक सैटेलाइट है, रॉकेट है, जिसे नासा के द्वारा दिया गया था और इसरो ने इसे क्या किया था, लॉन्च किया था। कहां से? तिरुवनंतपुरम के चर्च से दोस्तों इसे लॉन्च किया गया था, जिसे साइकिल पे लेके जाया जा रहा है। और यहीं से इसरो की शुरुआत होती है। और इसरो की नींव क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, उस दौरान 1962 के आसपास जब इंडिया और चाइना से युद्ध हुआ, तो उस दौरान यह बात समझ में आ गई थी कि हमें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान कोल्ड वॉर के चलते जहां पे अमेरिका और रसिया लगातार क्या कर रहे थे, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, लगातार स्पेस के फील्ड में बेहतर कर रहे थे। तो उसी समय जो नेहरू थे उन्होंने देखा इस चीज को, और उस दौरान उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, एक ऐसी संस्था बनाए जो स्पेस के सेक्टर में काम करे। और उसी सोच से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है, और फिर क्या होता है, इसरो का संगठन होता है, इसरो का स्थापना होती है। तो आखिर इसरो कैसे उस दौर से शुरू हुआ जब भारत खुद एक गरीबी से जूझ रहा था, खुद आजाद हुआ था, जिसके पास खुद की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे उस वक्त में इसरो इतना बड़ा कारनामा कर पाया? तो दोस्तों, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था इंडियन साइंटिस्ट का था। जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनके त्याग का सबसे बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से जो इसरो था इतना बड़ा बन पाया। तो दोस्तों, आज हम इसरो के इतिहास के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे महज कुछ साइंटिस्टों ने, जब देश में इतना ज्यादा कोई तकनीकी विकास नहीं था, साइंस डेवलप नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया। और उस दौर से ही इसरो लगातार क्या कर रहा है कि एक से बढ़ के एक क्या अचीवमेंट करता आ रहा है। तो दोस्तों, हम इसरो की बात करें, इसरो के इतिहास की बात करें, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है। दोस्तों, इस कोर्स में आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई तैयारी करता है, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको कोई ये नहीं बताता है कि आप एफिशिएंसी से कैसे पढ़ें, कम टाइम के तरफ ज्यादा कैसे पढ़ें, आपका माइंड इवॉल्व कैसे हो पाए उस फ्लो में। क्योंकि दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में होता है, तब वो क्या करता है कि अपनी एफिशिएंसी 500 गुना बढ़ा पाता है, या हम कहें 5 टाइम बढ़ा पाता है। तो दोस्तों, अगर आप फ्लो का कोर्स अवेल करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो 5 गुना बढ़ पाएगी, और जो चीज आप एक साल में हासिल करना चाहते हैं उसे 2 से 3 मंथ के अंदर आप अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो यह कोर्स मात्र आपको 299 में मिलेगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी कोर्स के लिए लोग बाहर जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, और यह आपको मात्र 299 में यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले नेहरू जी से। देखिए, नेहरू जी जो थे काफी ज्यादा दूरदर्शी थे, काफी ज्यादा एक तरीके से मतलब दूर विजनरी इंसान थे। तो इन्होंने देखा कि हमें साइंस के सेक्टर में आगे जाना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे,
एक देश दूसरे देश की आंखों में आंखें डाल के देख पाएगा और तभी हमारा जो देश है विकास कर पाएगा। तो दोस्तों उस दौरान क्या होता है कि 1963 में ये क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट होता है वहां पे एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसमें साइंस के सेक्टर में ये क्या करते हैं कि कुछ करने के लिए योजना बनाते हैं। और उसी रेजोल्यूशन में दोस्तों ये पास करते हैं कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो क्या करेगा, स्पेस सेक्टर में काम करेगा, स्पेस के सेक्टर में जाके रिसर्च करेगा। और उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो होमी जहांगीर भाभा है, इनको पूरा क्या किया जाता है कि पूरा जिम्मा दिया जाता है। अच्छा, जो होमी जहांगीर भाभा थे ये इस टाइम लंदन में थे, लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 शुरू होता है तो उस दौरान इनको मौका मिलता है वहां से आने का, क्योंकि वहां इनकी ख्याति ऐसी थी, आपको जान के हैरानी होगी कि वो लोग इन्हें आने ही नहीं देना चाह रहे थे। जो रॉयल सोसाइटी है वहां पे इनको हेड बनने का मौका दिया गया कि आप उसके हेड बनिए। सोचिए, जहां पे लोग तरसते हैं मेंबर बनने के लिए, वहां पे इनको हेड बनाया जा रहा था। इनकी ख्याति ऐसी थी दोस्तों। अगर ये जिंदा आज होते तो आई थिंक इंडिया में नोबेल प्राइज भी आता। तो ये काफी बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि मैं यहां पे रह के क्या करूंगा, तो क्यों ना अपने देश चला जाए, जो देश गरीबी से जूझ रहा है, जो देश टेक्नोलॉजी से जूझ रहा है, तो क्यों ना अपने देश चल के उस देश के लिए कुछ किया जाए। तो जब वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो इन्हें एक मौका मिला भारत आने के लिए, और फिर ये भारत आते हैं और यहाँ पे जो एटॉमिक रिसर्च है उसका काम आगे बढ़ाते हैं। तो हम जैसे ये भी कह सकते हैं जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। शुरुआत इन्होंने ही की थी, एक जो नींव रखी थी, जो सोच रखी थी, इन्होंने ही रखी थी। और अगर ये जिंदा होते तो उस दौरान वो प्रोजेक्ट पूरा भी हो चुका होता। तो ये जो दोस्तों पूरा जिम्मा होता है इनके अंदर दिया जाता है। अब जो होमी जहांगीर भाभा होते हैं ये सोचते हैं कि किसको हम लाएं जो इस प्रोजेक्ट को लीड करे, जो इसको आगे बढ़ाए, जो स्पेस रिसर्च का काम है उसको आगे बढ़ाए। तो उन्हें दिखाई देते हैं एस्ट्रोनॉट और फिजिसिस्ट जिनका नाम होता है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भी दोस्तों लंदन से पढ़ के आए होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं, और इनके अंदर भी वही आग होती है जो होमी जहांगीर भाभा के अंदर आग होती है। इसलिए सारा जिम्मा इनके ऊपर दिया जाता है कि जो इसका सेक्टर है, क्योंकि अभी तक जो था दोस्तों इसरो का जो मतलब अनाउंसमेंट हुआ था, नाम को ही नहीं रखा गया था, अनाउंसमेंट हुआ था कि इस सेक्टर में काम करना है, वो इसी के अंदर आता था। जो होमी जहांगीर भाभा संस्था है उसी के अंदर ही आता था। लेकिन जब इनको ही दिया गया तो आगे चल के दोस्तों फिर एक नाम संगठन किया गया जिसका नाम क्या था, INCOSPAR। इसका हम पूरा नाम कहें तो इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, ठीक है, ये इसका नाम रखा जाता है। और इसके अंदर ठीक है अब जो स्पेस रिसर्च का काम होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और फिर आगे चल के जो विक्रम साराभाई होते हैं एक और संस्था का संगठन करते हैं जिसका नाम होता है SSTC, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। लेकिन आखिर ये इसकी नींव क्यों रखते हैं, क्योंकि विक्रम साराभाई को पता होता है कि हम सैटेलाइट भले ही लॉन्च कर ले दूसरे देशों की मदद से, लेकिन हमें अपना भी लॉन्च व्हीकल सिस्टम बनाना होगा, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम बनाना होगा ताकि हम दूसरों पर डिपेंड न रहें। ये दोस्तों ऐसा ही है जैसे मान लीजिए कि जो ट्रैक्टर है, ठीक है, और ट्रैक्टर की ट्राली है। आप समझिए ट्राली के अंदर क्या है, बालू होता है, बालू का सैटेलाइट है, और जो ट्रैक्टर चल रहा है वो क्या है, एक तरीके से लॉन्च व्हीकल सिस्टम है। तो ये भारत के पास नहीं था, ये जो इंजन है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये भारत के पास नहीं था। तो इसके लिए जो विक्रम साराभाई है एक नींव रखते हैं जिसके अंदर दोस्तों ये सारे जो इंजन थे जो बनाने वाले, जो PSLV हुआ, SSLV, ये जो नाम सुनते हैं, तो ये इसी के अंदर ये बन के आने लगे। अब दोस्तों क्या था, इसके अंदर रिसर्च होने लगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा इसमें रोल पैदा किया था, किसने किया था, APJ अब्दुल कलाम ने। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, विक्रम साराभाई ने नींव रख दी थी, शुरुआत हो चुकी थी, जैसे कि नंदी जो मिशन था, ठीक है, उन्होंने काफी अच्छे से पूरा कर लिया था। तो उस दौरान बहुत छोटे छोटे मिशन पूरे किए जा रहे थे, बहुत छोटी छोटी चीजें बनाई जा रही थी। तो उस दौरान APJ अब्दुल कलाम भी वहां पे सिलेक्ट होते हैं, वहां पे आते हैं। अब विक्रम जो साराभाई थे इन्हें देख के समझ जाते हैं कि इस लड़के के अंदर कुछ खास बात है, कुछ इसके अंदर मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो उसी दौरान जो APJ कलाम थे इनके ऊपर वो बहुत पहले से ध्यान देते हैं, इसलिए इनको बहुत सारे काम जो प्रोजेक्ट थे इनको ज्यादातर हैंडेड करने लगे, कि इनको देने लगे, उसमें इनको बड़े बड़े काम देने लगे। इसलिए इनको बहुत जल्द ही जो APJ कलाम थे, मतलब अब्दुल कलाम थे, इनको बहुत ज्यादा काम मिलने लगा। उसी दौरान दोस्तों जो विक्रम साराभाई, तो उनकी डेथ भी हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी डेथ भी हो जाती है, और ये काफी एक दुखद समस्या थी। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या था कि अभी जो स्पेस का सेक्टर था वो ओपन हो रहा था, और उसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की नीड थी जो विक्रम साराभाई थे। लेकिन उनकी डेथ हो जाने के बाद वो काम जो था काफी स्लो हो जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 1970 के आसपास आ जाते, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया था कि इसका नाम बदल के इसरो रखा था। तो ये भी था।
अब दोस्तों यहां पे क्या होता है कि 1970 के आसपास क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है किसके लिए, आर्बर सैटेलाइट के लिए, और ये 1975 में क्या होता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, ये मतलब लॉन्च किया जाता है, पूरा हो जाता है। और 1970 में एक और अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो विक्रम साराभाई होते हैं वो क्या करते हैं कि लगभग 10 साल का क्या होता है कि एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या था कि इसमें बहुत सारे मिशन लॉन्च करने थे। ठीक है, जिसमें रोहिणी सैटेलाइट का भी था जिनको इसमें लॉन्च करना था, और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, SLV, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इन्होंने तैयार किया। अब यहां पे क्या था, ये पूरा मिशन था कि इन्होंने इनको रोहिणी सैटेलाइट जाके लॉन्च करना था 1970 में। अब ये काम शुरू होता है और इस काम को पूरे होते होते लगभग 7-8 साल हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक बार ये सैटेलाइट फेल भी हो जाता है लॉन्च के दौरान। उस दौरान जो अब्दुल कलाम थे, उनके जो पिताजी थे, उनकी भी डेथ हो जाती है, विक्रम साराभाई की भी इसी बीच में डेथ हो जाती है। तो काफी एक प्रेशर भी होता है और ऐसा लगता है कि ये लॉन्च होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जैसे ये लॉन्च होता है तो क्या होता है कि जो रॉकेट होता है वो जाके समुद्र की खाड़ी में गिर जाता है और ये पूरा मिशन जो होता है खत्म हो जाता है। और फिर से 1 साल के बाद इसे फिर से तैयार किया जाता है और फिर से लॉन्च किया जाता है, और जो रोहिणी सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में लॉन्च हो जाता है। और पहली बार जो दुनिया होती है इस चीज को देखती है और दुनिया हैरान होती है, क्योंकि जैसे ही ये लॉन्च होता है सारे देश घबरा जाते हैं कि कैसे एक गरीब देश, एक जिसके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, पैसे नहीं है, उसने ये कारनामा कैसे कर दिया। इसी की वजह से दोस्तों भारत पे बहुत सारे सेक्शन भी लगा दिए जाते हैं और ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और फिर दोस्तों आगे चल के क्या होता है कि भारत क्या करता है कि अपने इंजन पे लगातार काम करना शुरू करता है, जैसे लिक्विड इंजन हुआ, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन हुआ, इन सब पे काम करता है। ये कैसे इंजन होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप सुनते होंगे कि जो सैटेलाइट जब लॉन्च होता है, ठीक है, तो उस दौरान जो व्हीकल सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो इंजन होता है, जो फ्यूलिंग होती है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। मतलब जो हाइड्रोजन होता है उसको लिक्विड में बदल दिया जाता है, ऑक्सीजन को भी लिक्विड में बदल दिया जाता है लो टेम्परेचर ले जाके, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम वैल्यूम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जमा कर पाते हैं, और जब वो बर्न होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे थ्रस्ट पैदा मिलता है, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, जो भारत पहली बार बनाता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम करता है। फिर दोस्तों उसके बाद भारत और आगे बढ़ता है, और यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम वो बनाते हैं, ठीक है, 3 स्टेज GSLV जिसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, उसको भी ये बनाते हैं। और 1983 में दोस्तों ये क्या करते हैं, INSAT, ठीक है, सैटेलाइट भी ये क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, जो क्या है तरीके से इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जो क्या करता है कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पूरे सेक्टर को देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो गांव में आज कम्युनिकेशन सिस्टम है ये सब पॉसिबल है तो ये इन्हीं की ही देन थी। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि उस दौरान एक चीज और भी हुई थी कि जो भारत था उसको एक साथ 5 मिशन दिया गया था लॉन्च करने के लिए, ठीक है, जिसमें 2 सबसे खास मिशन थे, जिसमें एक पृथ्वी था और एक अग्नि था, ठीक है। तो जब APJ कलाम ने क्या किया था, पृथ्वी को जब लॉन्च किया सक्सेसफुली, उसको मतलब उसको पूरा किया, तो उस दौरान जो पश्चिमी देश थे उन्होंने काफी विरोध जताया था और उन्होंने इसरो के ऊपर या हम कहें इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया था कि वो बाहर से कोई सामान खरीद ही ना पाए, बाहर से कोई सामान ना खरीद सके, ताकि वो क्या करे उसको बना ही ना सके। जैसे मान लीजिए आपको फोन बनाना है, अब उसके लिए चिप आपको अफ्रीका से चाहिए, तो उन्होंने ऐसा बैन लगा दिया कि भारत कोई सामान बाहर से खरीद ही नहीं सकता था। तो जब वो टेक्नोलॉजी खरीद ही नहीं पाएगा तो बना कैसे पाएगा, इतना बड़ा बैन था ये देख के। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने क्या किया, अपना अगला मिशन अग्नि को क्या किया, लॉन्च किया, और जो इसमें पृथ्वी था वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का था और अग्नि जो था वो भी एडवांस मिसाइल का था। तो ये जब चीजें लॉन्च होती है तो पूरी दुनिया चौंक जाती है कि आखिर भारत ने ये कारनामा कैसे किया। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो नींव थी 1980 के बाद जो APJ कलाम थे उन्होंने ही रखी थी, जब वो लगातार खराब से खराब कंडीशन में, खराब से खराब, कम से कम इंजीनियर में, कम से कम पैसे में उन्होंने जब ये सारी चीजें की, तो उस दौरान ये पूरी दुनिया हैरान थी, और वहां से ही जो इसरो का था, जो कॉन्फिडेंट था, वो काफी ज्यादा बढ़ता गया। उसके बाद दोस्तों इसरो कभी पीछे मुड़ के रुका नहीं, एक के बाद एक उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नेविक, ठीक है, जो नेविगेशन सिस्टम है IRNS, ये भी इसरो ने लॉन्च किया। आपको जान के हैरानी होगी कि ये इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि जब कारगिल वार युद्ध चल रहा था तो जो नेविगेशन सिस्टम की हेल्प इंडिया अमेरिका से चाहता था, अमेरिका ने वो नहीं किया था, तो इसलिए भारत ने सोचा कि हम अपना ही नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करेंगे, और आज ये भारत के पास है। ऐसे दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, रीसेट,
ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी क्या था, लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या होता है, जो वेदर होता है उसको लगातार कॉन्कर करना होता है और टेररिस्ट की जो लोकेशन होती है उनके बारे में लगातार सटीक जानकारी जो आर्मी होती है उनको यहाँ से दिया जाता है। और हम यहाँ पे बात करें दोस्तों GSAT, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल था। इसका ज़्यादातर यूज आप देखेंगे जो एयरफोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा करती है, लगभग 30% इसका यूज एयरफोर्स ही करती है और बाकी पब्लिक इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखें तो मिशन शक्ति भी क्या था दोस्तों, लॉन्च किया गया था 2019 में। और ये क्या था, एक तरीके से ये एंटी सैटेलाइट एक क्या था, मिशन था, जिसके तहत ऐसा मिसाइल बनाना था सैटेलाइट के लिए, कि जिसका काम क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो क्या करे, हवा में खोज के उसे मार दे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी भारत की। तो दोस्तों इस दौरान हम देखें कि ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान हमने हासिल किए, जैसा कि 104 सैटेलाइट लॉन्च करना, फिर मंगल ग्रह, फिर ये सब मिशन, ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान थे जो इसरो लगातार क्या किया, हासिल करता गया। फिर चंद्रयान 3, अभी चंद्रयान 4 की अनाउंसमेंट हुई है। फिर आगे चल के आदित्य मिशन, फिर आगे चल के आप देखेंगे कि हम कमर्शियल स्पेस फ्लाइट शुरू भी करना चाहते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे। अब इससे ये भी फायदा होगा कि जो गगनयान मिशन है, इससे ये फायदा होगा कि इसमें इसरो सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे अग्निकुल हुआ, कॉस्मोस हुआ, ऐसे बहुत सारे जो हमारे इंडिया के प्राइवेट मतलब स्पेस सेक्टर के जो मतलब कंपनियां हैं, उनको भी ये क्या करेगा, साथ में जोड़ेगा। जैसे नासा क्या करता है, स्पेस एक्स को जोड़ता है, बोइंग कंपनी के साथ काम करता है। तो वैसे ही इसरो जो है अपने प्राइवेट जो कंपनियां हैं भारत के अंदर जो स्पेस सेक्टर में काम करना चाहती है, रॉकेट सेक्टर के अंदर काम करना चाहती है, उनको भी जोड़ेगा, जिससे क्या होगा कि उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और वो कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी, उभर पाएंगी, और साथ ही साथ उनको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इसरो के साथ काम करने का। तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और आगे चल के दोस्तों इंडिया खुद अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इंडिया खुद का बना रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी देश साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये खुद का बनाएगा 2030 तक, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक कीर्तिमान होगा। तो देखा जाए इसरो वन ऑफ द बेस्ट, अगर हम ये कहें, जो स्पेस रिसर्च सेंटर है तो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसकी तरह कोई काम नहीं कर सकता है। आप जरा समझिए कि इसरो का जो बजट है वह कितना होता है, 1.2 बिलियन के आसपास होता है। हर साल इतना ही बजट इसरो को मिलता है। वहीं पर अगर हम नासा की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 60 बिलियन 70 बिलियन के आसपास इनका बजट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम बजट में भी हम इतना बेहतर काम कर पा रहे हैं, और यही इंडिया की सबसे खास बात है। क्योंकि जब ये गगनयान मिशन के तहत दोस्तों क्या होगा, जब हम एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे ऊपर भेजेंगे और फिर आगे चल के जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट का जो दौर है खुलेगा भारत के लिए, तो भारत इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे मूव करेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि जो टिकट होते हैं, ठीक है, कमर्शियल फ्लाइट के, वो बहुत महंगे होते हैं, मिलियंस में होते हैं, और वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर से अमीर आदमी भी अफोर्ड नहीं करता। लेकिन स्पेस का जो एक मजा है, आनंद है, वो हर कोई लेना चाहता है। तो इसमें इसरो बाजी मारेगा, क्योंकि जब इस फील्ड में इसरो उतरेगा, जब इस प्राइवेट सेक्टर इंडिया के उतरेंगे, तो इनकी प्राइस इतनी कम होगी कि हर देश का आदमी इंडिया के ही कमर्शियल फ्लाइट में स्पेस में जाना चाहेगा। तो इस वजह से जो इसरो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट वो कैप्चर कर पाएगा। आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि आने वाले वक्त में $60 ट्रिलियन का ये पूरा मार्केट होगा। तो जिसमें जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की बात कर रहा हूं, तो $7 ट्रिलियन का मार्केट होगा, तो जिसमें इसरो आराम से अच्छा खासा एक क्या करता है, जगह बना सकता है। तो मीन टोटली ये है कि जो इसरो है वो पूरी तरीके से तैयार है दुनिया को, भारत को नहीं, पूरी दुनिया को बहुत आगे लेके जाने के लिए। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।